हेलो बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स के एक और क्लास में मैं गीतेश पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि बोर्ड परीक्षा बहुत निकट है, उसी क्रम में आज हम लोग बहुत ही एक शानदार सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है व्यतिकरण से रिलेटेड होगा। और इसमें हमने उन्हीं प्रश्नों को सम्मिलित किया है जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए जो है शुरू करते हैं एक और शानदार प्रश्न के साथ। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। अब आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले व्यतिकरण के बारे में, फिर समपोषी व्यतिकरण क्या होता है, विलासी व्यतिकरण क्या होता है, और दो तरंगों के अध्यारोपण के पश्चात उनकी परिणामी तीव्रता और परिणामी आयाम के लिए सूत्र भी स्थापित करेंगे। तो चलिए एक शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। तो ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें से निश्चित तौर पर प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। या तो आपको डेरिवेशन देगा और या फिर इसमें सवाल भी पूछ सकता है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे व्यतिकरण के बारे में कि व्यतिकरण होता क्या है। ठीक, देखिए व्यतिकरण देखिए, जब समान आवृत्ति तथा आयाम की दो तरंगें या दो से अधिक तरंगें एक साथ एक ही दिशा में संचरित होती है तो माध्यम के किसी बिंदु पर अध्यारोपण के पश्चात उसकी तीव्रता अधिकतम तथा किसी बिंदु पर न्यूनतम होती है। व्यतिकरण कहलाता है। ठीक, व्यतिकरण में होगा क्या, जब समान आवृत्ति की दो तरंगें, देखिए इसमें जो आवृत्ति और आयाम कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो जब समान आवृत्ति तथा आयाम की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में संचरित होती हैं, तो माध्यम के किसी बिंदु पर अध्यारोपण के पश्चात उसकी तीव्रता अधिकतम तथा किसी बिंदु पर न्यूनतम होती है, क्या कहलाता है, व्यतिकरण कहलाता है। ठीक, अध्यारोपण का मतलब क्या है, देखिए अध्यारोपण का मतलब होता है जुड़ना। इसमें अगर हम अध्यारोपण का मतलब देखें तो इसमें अध्यारोपण का तात्पर्य किससे है, जुड़ने से है। कि मतलब जब दो तरंगें किसी स्थान पर मिलती हैं या जुड़ती हैं। ठीक, जैसे देखिए अगर इसमें हम पढ़ें समपोषी व्यतिकरण के बारे में,
ठीक, तो हमारा जो संपोषी व्यतिकरण होगा वो क्या होगा? देखिए यहां पर दो तरंगे हैं, एक तरंग हमारी ये है और दूसरी तरंग हमारी ये है। ठीक, ये दोनों तरंगे जो हैं वो संचरित हो रही हैं। ये दोनों तरंगे क्या हो रही हैं? किसी माध्यम में जो है वो संचरित हो रही हैं। तो अब अध्यारोपण का मतलब क्या है? जब ये जुड़ेंगी, ठीक, तो जुड़ने के पश्चात, अब देखिए जब ये तरंगें जुड़ेंगी तब क्या होगा? देखिए मान लेते हैं इसका आयाम, यहां से जो आयाम है इसका वो है A1, ठीक, यहां जो इसका आयाम है ये है A2, ठीक। जब ये जुड़ेगी अब दोनों तरंगे, तब क्या होगा? अब देखिए जुड़ने के पश्चात अगर देखेंगे तब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये A1 और A2 क्या होगा? अब प्लस हो जाएगा तो ये और बड़ा हो जाएगा, तो ये जो पूरा मान होगा वो कितना होगा? A1 प्लस A2, मतलब आयाम का मान क्या हो गया? और ज्यादा हो गया। तो इस स्थिति में अगर देखें तो इस व्यतिकरण को कौन सा व्यतिकरण बोलेंगे? अगर इस व्यतिकरण को देखें तो ये हमारा जो है होगा संपोषी व्यतिकरण। ठीक, ये हमारा कौन सा व्यतिकरण होगा? ये होगा हमारा संपोषी व्यतिकरण। तो अगर देखें संपोषी व्यतिकरण का मतलब क्या है? जब समान आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में संचरित हो रही हैं, तो अध्यारोपण के पश्चात, मतलब अध्यारोपण का मतलब जुड़ना, जुड़ने के पश्चात उसकी तीव्रता अधिकतम हो, तो उस व्यतिकरण को हम क्या कहते हैं? संपोषी व्यतिकरण। ठीक, अब सोचिए यहां क्या बढ़ रहा है? देखिए ये आयाम है A1 और A2 जुड़ के कितने हो गया? और ये आयाम दोनों मिलकर और बड़ा हो गया A1 प्लस A2 हो गया। अब आयाम चूंकि अगर देखें तो जो तीव्रता और आयाम का रिलेशन क्या होता है? I इज प्रोपोर्शनल टू कितना होता है? A स्क्वायर। मतलब अगर आयाम बढ़ेगा तो तीव्रता भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से अगर हम देखें संपोषी व्यतिकरण क्या होता है, तो संपोषी व्यतिकरण की परिभाषा क्या निकल कर आएगी? देखिए समान आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में संचरित होती हैं, अध्यारोपण के पश्चात माध्यम के किसी बिंदु पर उसकी तीव्रता अधिकतम होती है। ठीक, कौन सा व्यतिकरण कहलाता है? ये कहलाता है हमारा संपोषी व्यतिकरण। ठीक, तो संपोषी व्यतिकरण क्या होगा? समान आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में संचरित हो रही हैं। देखिए समान आवृत्ति और यहाँ आयाम भी लगभग बराबर ही होना चाहिए, तो वो जो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में संचरित हो रही हैं, तो अध्यारोपण के पश्चात, मतलब जुड़ने के पश्चात, दोनों जब जुड़ेंगी, अध्यारोपण का मतलब क्या होता है? जुड़ना, जुड़ने के पश्चात
उसकी तीव्रता क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। तो इस व्यतिकरण को कौन सा व्यतिकरण बोलते हैं हम, संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। आशा करते हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कभी कभार ये पूछ लेता है कि व्यतिकरण क्या है, या संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण भी पूछ सकता है। ठीक, तो चलिए ये हो गया हमारा संपोषी व्यतिकरण। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर इसमें। अब ये जो हमारा होगा वो होगा हमारा विनाशी व्यतिकरण। अगला जो व्यतिकरण है वो है विनाशी व्यतिकरण। ठीक, अब विनाशी व्यतिकरण क्या होगा, अब देखिए इसमें विनाशी व्यतिकरण में क्या होगा, चलिए देखिए विनाशी व्यतिकरण। अब इसमें विनाशी व्यतिकरण में क्या होगा, देखिए एक किरण इस प्रकार से जा रही है, ठीक, दूसरी किरण हमारी इस प्रकार से जा रही है। अब जब ये जुड़ेंगी तो अब देखिए ये जो हमारा किरण है, अगर इसको देखें तो इसका जो आयाम है वो है A1। ये जो किरण है इसका आयाम कितना है, A2 है। अब देखिए ये होगा हमारा पॉजिटिव और ये होगा निगेटिव। ये है जैसे पॉजिटिव और इधर होगा ये निगेटिव। जब अध्यारोपण होगा, इनका जुड़ेंगी, तो अब जुड़ने के पश्चात क्या होगा, अब अगर जुड़ने के पश्चात देखेंगे तो अब ऐसी स्थिति क्या होगी कि अब देखिए अब इस A1 इधर है, A2 इधर है, तो ये A1 में से A2 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जब घटेगा तो अब ये कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक, तो विनाशी का मतलब कम कर देना अर्थात विनाश कर देना। तो अब देखिए इसका आयाम क्या हो गया, यहाँ अगर देखें तो अब आयाम कितना हो गया, ये A1 माइनस A2 हो गया। मतलब इसका आयाम घट गया, और आयाम घटने का मतलब इसकी तीव्रता भी घट गई। तो इस प्रकार के हम व्यतिकरण को कौन सा व्यतिकरण बोलते हैं, इसे कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। ठीक, तो अब अगर हम विनाशी व्यतिकरण को लिखें तो क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा क्या होगी, अध्यारोपण के पश्चात, अध्यारोपण के पश्चात माध्यम के जिस बिंदु पर तीव्रता न्यूनतम होती है वहां विनाशी व्यतिकरण होता है। ठीक, अध्यारोपण के पश्चात माध्यम के जिस बिंदु पर तीव्रता क्या होती है, न्यूनतम होती है, वहां पर होगा कौन सा व्यतिकरण, वो होगा हमारा विनाशी व्यतिकरण। तो ये हो गया हमारा कौन सा व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं कि अध्यारोपण के पश्चात परिणामी आयाम, परिणामी तीव्रता के लिए सूत्र। ठीक, ये प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है और ये 5 नंबर वाला प्रश्न है। लगातार ये बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा रहा है।
ठीक, चलिए देखते हैं। जैसे अगर y1 बराबर देखें तो a1 साइन ओमेगा टी, और y2 बराबर देखें तो a2 साइन ओमेगा टी प्लस कितना होगा फाइव। ठीक, देखिए चूंकि यहां पर अगर देखें बच्चों तो यहां पर क्या होने वाला है कि अगर देखिए ये जो हमारा ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है, साइन का ग्राफ है। तो अगर ये जो कि गति कैसी कर रही है, ये यहां पर अगर देखें तो ये गति होगी कुछ सरल आवर्त गति की तरीके से गति कर रही है। तो अगर ये सरल आवर्त गति है तो सरल आवर्त गति में क्या ध्यान रखना है कि जो इसका विस्थापन समीकरण होता है, अगर यहां देखिए, यहां लिख सकते हैं हम कि सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण, तो y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी और y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जहां फाई क्या है, फाई यहां होगा कलांतर। कलांतर का मतलब दोनों जो तरंगे दोनों चल रही हैं उसमें जो कोण का अंतर होगा उसी को क्या कहेंगे, इसका कलांतर कहते हैं। ठीक, अब देखिए, अब इसका जब अध्यारोपण के पश्चात, अब देखिए अध्यारोपण के पश्चात, अध्यारोपण के पश्चात, तो अध्यारोपण के पश्चात का मतलब क्या है कि जब ये जुड़ेंगी तो y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2। तो जब y1 बराबर y1 प्लस y2 होगा तो ये जो y है ये क्या होगा, ये इसका आएगा परिणामी विस्थापन। कैसा विस्थापन है ये, परिणामी विस्थापन होगा। तो y बराबर, अब y1 का मतलब a1 साइन ओमेगा टी और प्लस y2 का मतलब a2 साइन ओमेगा टी प्लस कितना हो जाएगा फाइव। तो y बराबर क्या निकल कर आएगा, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का मतलब साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या होगा, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन। ठीक, यहां देखिए जो हम सूत्र लगाएंगे ये क्या है, साइन ए प्लस बी का सूत्र, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, ये हो गया। अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ a1 साइन ओमेगा टी प्लस, अब इससे गुणा करा लें तो a2 साइन ओमेगा टी कास फाई और प्लस a2 कास ओमेगा टी और कितना साइन फाई, ये हो जाएगा। अब देखिए यहां पर अगर देखें तो y बराबर क्या होगा, अब देखिए अगर यहां साइन ओमेगा टी कॉमन निकाल लें तो a1 प्लस कितना बचेगा, a2 कास फाई और कितना हो जाएगा ये साइन ओमेगा टी और प्लस कितना हो जाएगा, ये क्या बचा है a2 कास ओमेगा टी साइन फाई। ठीक, ये इतना ध्यान रखना है। अब देखिए यहां से एक बात का हमको थोड़ा सा दिमाग में नोट करना है कि a1 प्लस a2 कास फाई, यहां देखिए ये पॉइंट आपको दिमाग में नोट करना पड़ेगा कि a1 प्लस a2 कास फाई, देखिए a1 प्लस a2 कास फाई बराबर ये हो जाएगा r कास थीटा। ठीक, और a2 साइन फाई बराबर r साइन थीटा। अब देखिए ये जो है माना, यहां आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा a1 प्लस a2 कास फाई बराबर r कास थीटा
और A2 साइन फाई बराबर कितना हो जाएगा, R साइन थीटा। ठीक, ये हमारा हो गया, मान लेते हैं यहाँ समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक, अगर ये वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो y बराबर क्या आएगा, इसका जो परिणामी विस्थापन होगा, ठीक, वो क्या मिलेगा हमको, y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए जो परिणामी विस्थापन आएगा y बराबर, अब देखिए A1 प्लस A2 कास फाई, मतलब A1 प्लस A2 कास फाई का मतलब R कास थीटा, मतलब ये हो जाएगा R साइन ओमेगा टी कास थीटा और प्लस R, यहां देखिए क्या होगा, कास ओमेगा टी और कौन सा थीटा, साइन थीटा। ठीक, देखिए R साइन ओमेगा टी, कास थीटा साइन ओमेगा टी है ही, और इसके स्थान पर R कास थीटा, यहां देखिए यहां कास ओमेगा टी है ही, और A2 साइन फाई का मतलब R साइन थीटा। अब देखिए यहां पर y बराबर क्या आ जाएगा, R अगर हम कॉमन करें तो क्या हमारा निकल कर आएगा, साइन ओमेगा टी कास थीटा और प्लस कास ओमेगा टी और कौन सा थीटा आएगा, साइन थीटा। ठीक, ये हो गया हमारा। अब देखिए यहां पर अगर देखें तो ये y बराबर हमारा क्या आएगा, R, और देखिए साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, तो ये हमारा सूत्र हो जाएगा साइन ए प्लस बी। तो इस प्रकार से बच्चों एक हमारा ये सूत्र मिल गया, किसके लिए, परिणामी विस्थापन के लिए। ठीक, तो ये हमारा क्या है, इसका परिणामी विस्थापन। ठीक, चलते हैं इसके आगे। अब देखिए यहां से अगर हम परिणामी तीव्रता निकालें, या परिणामी आयाम और परिणामी तीव्रता, तो पहले हम बात करेंगे परिणामी आयाम की। देखिए परिणामी आयाम, अब देखिए परिणामी आयाम क्या होगा, यहां जो हमारे दोनों समीकरण हैं इनका हम वर्ग करके जोड़ लें। ठीक, तो समीकरण 1 तथा 2 का वर्ग करके जोड़ने पर समीकरण 1 तथा 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, अब समीकरण 1 और 2 का अगर हम वर्ग करके जोड़ें तो अब क्या निकल कर आएगा हमारा, देखिए अगर समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ें तो अब ये देखिए इधर आर स्क्वायर, ठीक, तो यहां पर मिलेगा हमको, तो आर स्क्वायर अगर कॉमन कर लें तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कितना हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा बराबर, इधर क्या मिलेगा, देखिए अगर इधर करेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये देखिए ये A1 प्लस A2 कास फाई का होल स्क्वायर, इधर क्या मिलेगा कि A1 प्लस A2 कास फाई का होल स्क्वायर और प्लस, और क्या मिलेगा, इसका जब वर्ग करेंगे तो A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, तो ये हो जाएगा A2 स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाई। ठीक, अब देखिए ये हो गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। सर्वसमीका रूप में अगर देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो इस प्रकार से इसका मान 1 हो गया। अब देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर का सूत्र लगाए यहां, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये हो गया।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया ए हो गया बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। यहां देखिए क्या है कि अगर यहां देखें तो ये हमारा मान है a2, तो a2 स्क्वायर वहां होगा। देखिए यहां कितना होगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर क्या निकल कर आएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर अगर कॉमन कर लें तो कास स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, ये हो गया। यहां से देखिए a2 स्क्वायर अगर दोनों में से कॉमन कर लें, ये हो गया। अब प्लस 2a1 a2 और कितना कास फाइव। ठीक, अब देखिए आर स्क्वायर बराबर ये हो गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 1, ये हो गया। अब प्लस 2a1 a2 और कितना कास फाइव। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम यहां देखें तो ये हमारा आर क्या है, या अगर इसको और लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और कितना कास फाइव। तो इस प्रकार से ये जो हमारा सूत्र मिला, ये आर क्या है, ये है परिणामी आयाम। ठीक, ये हमारा कौन सा आयाम हो गया, परिणामी आयाम। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर देखें तो परिणामी तीव्रता, अब परिणामी तीव्रता कैसे निकालेंगे हम, परिणामी तीव्रता, क्योंकि प्रश्न जब आएगा तो आपसे पूछेगा परिणामी आयाम और परिणामी तीव्रता दोनों के लिए सूत्र स्थापित करना है। देखिए परिणामी तीव्रता जब निकालेंगे तो क्या होगा, चूंकि जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो I बराबर हो जाएगा K, अगर यहाँ आयाम हम R मान लेते हैं पहले। ठीक, यहाँ देखें अगर आयाम कितना है R है, तो I प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा R स्क्वायर, तो K R स्क्वायर, जहाँ K क्या है कांस्टेंट है, जहाँ K क्या होगा, K जो है वो क्या है कांस्टेंट है। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो हमारे पास जो ये मान है हमारा R स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 और कितना कास फाइव। अब देखिए यहां पर अगर हम k से गुणा करवा दें, सब में क्या करें अगर k से हम गुणा करवा देते हैं तो अब हमारे पास क्या बचेगा, देखिए अगर जब हम k से गुणा करवाएंगे तो चूंकि k r स्क्वायर के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं I, और k a1 स्क्वायर का मतलब I1, ये हो जाएगा I2 और ये हो जाएगा 2 रूट I1 I2 और क्या हो जाएगा कास फाइव। ठीक, तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो ये हमारा I बराबर क्या मिलेगा I1 प्लस I2 ठीक, तो ये जो हमारा सूत्र हो गया, ये हमारा सूत्र आ गया किसके रूप में, परिणामी तीव्रता के रूप में। ठीक, I क्या है, ये है परिणामी तीव्रता। तो इस प्रकार से एक और हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर हो गया कि अगर हमको क्या करना है कि अध्यारोपण के पश्चात परिणामी आयाम और परिणामी तीव्रता का सूत्र स्थापित करना है। ठीक, अब देखिए इसमें
अब अगर आई के लिए देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हम सवालों के दृष्टिकोण से ध्यान रखेंगे। ठीक, अब आपको डेरिवेशन अगर करना है तो डेरिवेशन में सिर्फ यहीं तक आपको करना है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पहला, अब देखिए, जैसे जो आई है वो मैक्सिमम कब होगा? अगर यहाँ कास फाई बराबर क्या हो जाएगा? प्लस का 1, मतलब कास फाई। अब ये जो आई है वो किस पर निर्भर करेगा? वो निर्भर करेगा कास फाई पर। मतलब अगर कास फाई का मान अधिकतम होगा तो आई भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो अगर कास फाई का मान कितना हो गया? +1, तो आई क्या होगा? आई हो जाएगा हमारा मैक्सिमम। तो आई मैक्सिमम बराबर हो जाएगा तब I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2। इसको क्या लिख सकते हैं? अब आई मैक्सिमम बराबर, अब देखिए, ये जो हमारा सूत्र होगा वो होगा √I1 प्लस √I2, इस पूरे का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से कभी भी अगर हमको तीव्रता का मैक्सिमम मान निकालना है कि तीव्रता इसकी अधिकतम होगी, तो अधिकतम होने के लिए हमको क्या ध्यान रखना है कि I बराबर क्या होगा? I मैक्सिमम बराबर √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। या इसी को और क्या लिख सकते हैं? देखिए, √I1 का मतलब ये हो जाएगा आयाम A1 और प्लस A2 पूरे का होल स्क्वायर। तो ये किसके पदों में हो गया? अगर देखिए तो ये हमारा हो गया आयाम के पदों में। तो आयाम के पदों में लिखना है तो यहां तक हम लिख सकते हैं इसको। ठीक, तो ये हो गया आई मैक्सिमम बराबर। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखें अगर आई मिनिमम बराबर क्या होगा? अब देखिए अगला पॉइंट, यदि जो हमारा कास फाई है इसका मान -1, क्योंकि कास की जो न्यूनतम वैल्यू होती है वो -1 होती है और अधिकतम वैल्यू कितनी होती है? +1 होती है। ठीक, तो अब यहां अगर यदि कास फाई बराबर -1 तो आई क्या होगा? मिनिमम होगा। तो आई मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 और कौन सा? कास फाई। और कास फाई की वैल्यू -1, तो आई मिनिमम बराबर कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2 और माइनस कितना हो जाएगा? 2 रूट I1 I2, जो कि कास फाई की वैल्यू -1। तो इस प्रकार से देखें तो आई मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा? √I1 माइनस √I2 पूरे का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से अगर इसको देखें तो या आई मिनिमम बराबर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर अगर देखेंगे तो आई मिनिमम बराबर हो जाएगा ये √I1 माइनस √I2 पूरे का होल स्क्वायर, या बराबर इसको लिख सकते हैं आयाम के पदों में A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो इस प्रकार से बच्चों अगर देखें तो आई मैक्सिमम और आई मिनिमम की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक, अब सवाल इस पर बहुत ज्यादा बनते हैं, तो सवालों में क्या पूछेगा आपसे कि अब देखिए यहां से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमको पॉइंट मिलेगा जो कि कुछ ऐसा होगा कि सवालों में आपसे पूछेगा कि आई मैक्सिमम, ठीक, बटे आई मिनिमम बराबर क्या मिलेगा? √I1 प्लस √I2 पूरे का होल स्क्वायर अपान √I1 माइनस √I2 पूरे का होल स्क्वायर, या बराबर हो जाएगा A1 प्लस A2 का
होल स्क्वायर बटे A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमको सूत्र मिला, ये I मैक्सिमम और I मिनिमम के लिए। इस पर काफी ज्यादा सवाल बनते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से एक बहुत ही शानदार प्रश्न को हमने जो है क्लियर किया, जो कि था क्या, एक बार इसका अगर हम रिवीजन करते हैं तब क्या होगा इसमें, देखिए देखिए अध्यारोपण के पश्चात परिणामी आयाम और परिणामी तीव्रता के लिए सूत्र। इसमें आपसे कहेगा कि दो तरंगे हैं और वो क्या हो रही हैं, चलिए इसका अगर हम रिवीजन करें तो कहेगा कि दो तरंगे हैं जिनके आयाम A1 और A2 हैं, वो एक ही दिशा में संचरित हो रही हैं। तो अध्यारोपण के पश्चात इनके परिणामी आयाम और परिणामी तीव्रता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक, तो अब इसमें देखेंगे तो क्या होगा कि अध्यारोपण के पश्चात जो परिणामी आयाम और परिणामी तीव्रता के लिए सूत्र अगर देखेंगे तो चूंकि अगर हम सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण देखें तो पहले तरंग के लिए y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी और दूसरे के लिए देखेंगे y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जहां फाई क्या है, कालांतर है। अब अगर ये अध्यारोपण के पश्चात मतलब जुड़ने के पश्चात जो परिणामी विस्थापन है y बराबर क्या होगा, y1 प्लस y2 हो जाएगा। तो अगर ये y1 प्लस y2 हो गया तो अब y1 की वैल्यू ये हो गई, y2 की वैल्यू ये हो गई। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ A2 हो गया और साइन A प्लस बी का यहाँ सूत्र लगा देंगे, साइन A कास बी प्लस कास A साइन बी, ये हो गया। अब y बराबर क्या आएगा, ये देखिए इसको ऐसे लिख दिया। अब A2 से हमने इसमें गुणा करवा दिया तो ये हो गया हमारा। ठीक, अब y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ अगर देखें साइन ओमेगा टी अगर कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 कास फाई, और यहाँ ऐसे ही लिख दिया हमने। अब देखिए इसको हमने क्या मान लिया, इसको मानेंगे r cos थीटा और यहाँ इसको मानेंगे r sin थीटा। तो इस प्रकार से ये दो समीकरण हमको प्राप्त हो गए। तो अब यही जो दोनों मान हमने माना है उसको यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर रखेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमको मिलेगा, r यहाँ कॉमन कर लिया हमने, ये मिला हमको। अब ये हमारा साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, तो ये हो गया हमारा साइन ए प्लस बी का सूत्र। और जहां ये क्या है y, अब परिणामी विस्थापन के लिए सूत्र। तो देखिए जब दो तरंगों जो साइन के ग्राफ का है अगर दोनों को जोड़ते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, साइन का ग्राफ ही प्राप्त हो रहा है। ठीक, चलते हैं आगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों का वर्ग करके जोड़ लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 का वर्ग करके जोड़ने पर अब दोनों को जब जोड़ लिया तो अब ये आर स्क्वायर कॉमन कर लिया तो ये मिल गया, और इसमें से ये देखिए इसका हमने वर्ग करवा दिया दोनों का। जब दोनों का वर्ग करवाएंगे तब क्या होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा, और प्लस ये कितना हो जाएगा, वही मान। अब ये हो गया a1 स्क्वायर प्लस ये देखिए यहाँ से a2 स्क्वायर कॉमन कर लें दोनों में से तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये ऐसे ही लिख दिया गया। अब देखिए ये साइन कास स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई बराबर 1 हो जाएगा, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कास फाई। इस प्रकार से ये जो हमारा सूत्र मिला ये क्या था, हमारा परिणामी आयाम। या r बराबर इस स्क्वायर उधर जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, तो ये दोनों सूत्र किसके हैं, परिणामी आयाम के। ठीक, अब देखिए अगर हम परिणामी तीव्रता की बात करें तो परिणामी तीव्रता क्या होगी, क्योंकि तीव्रता जो है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, तो I बराबर के आर स्क्वायर हो गया। ठीक, यहाँ जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा एक कांस्टेंट जुड़ेगा, के है कांस्टेंट, तो हमने क्या किया इस मान में के से गुणा करवा दिया, तो के से हमने गुणा करवा दिया। इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, I1, यहाँ इसके स्थान पर I, इसके स्थान पर I1 I2, और ये इसके स्थान पर 2 रूट I1 I2 और cos फाई। इस प्रकार से ये हमको क्या मिला, परिणामी तीव्रता का सूत्र प्राप्त हो गया। तो अगर आएगा डेरिवेशन तो यहाँ तक ही आपको करना रहेगा। ठीक, आगे क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दें। अगर यदि यहाँ देखें तो cos फाई बराबर अगर +1 है
तो cos फाई बराबर अगर +1 होगा तो i क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि cos की अधिकतम वैल्यू +1 होती है। तो अगर यहाँ पर ये cos फाई बराबर +1 है तो i क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो i मैक्सिमम बराबर क्या मिलेगा, जहाँ cos फाई था वहाँ +1, तो i1 + i2 + 2 रूट i1 i2। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो ये i मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, ये a + b का होल स्क्वायर का सूत्र हो गया। तो √i1 का मतलब a1, √i2 का मतलब a2, तो i a1 + a2 का होल स्क्वायर हो गया। तो i मैक्सिमम बराबर ये हो गया। ठीक, अब देखिए अगर i मिनिमम को निकालें तो अगर cos फाई बराबर -1 होगा तो i मिनिमम होगा, तो ये हो गया हमारा। तो इसमें हमने क्या किया, जैसे ही cos फाई का मान -1 रखा तो ये मिल गया। अब देखिए i मिनिमम बराबर ये हो गया अंडर रूट इतना, और ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर i मिनिमम बराबर देखें तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा आयाम के पदों में। ठीक, तो i मैक्सिमम और i मिनिमम का अनुपात कितना निकल कर आएगा, तो वो हमारे पास ये मिलकर आएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, इस पर आपको काफी ज्यादा सवाल सॉल्व करने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने एक बहुत ही शानदार टॉपिक को कवर किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों के पास निश्चित तौर पर शेयर करें वीडियो को, और बहुत ही शानदार ऐसे ही शानदार क्लास के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।